प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो। पिछले 2 साल से इस दृष्टि से एक सोच विचार करके हम आगे बढ़े और उसका परिणाम सामने आने शुरू हुआ। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए, जो भी युवाओं को रोजगार देने के लिए और प्रदेश की वित्तीय स्थिति को ठीक करते हुए ये बजट हमने प्रस्तुत किया है। इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। सबसे पहला वर्ग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए जो हमारे किसान हैं, बागवान हैं, पशुपालक हैं, जो नित्य इस रोजगार से जुड़े हैं, उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उनके कैसे आर्थिक समृद्धि मजबूत की जा सके, इस दृष्टि से हमने उन बिंदुओं को चिन्हित किया जिन बिंदुओं के सहारे वो अपना जीवन यापन करते हैं। पहला बिंदु पशुपालन से संबंधित था। पिछले वर्ष हमने गाय के दूध में 32 रुपये हुआ करता था, 13 रुपये की बढ़ोतरी की, 45 रुपये किया। और भैंस का दूध जो 45-47 रुपये होता था उसको बढ़ाकर हमने 55 रुपये किया। आपने देखा होगा कि कोई योजना 1 साल के लिए नहीं लाई जाती है, उसकी रूपरेखा, उसका स्वरूप आपके दिमाग में बना होता है। और मेरे पास ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप बना हुआ है जो हमने अनुभव किया अपने जीवन में। उस अनुभव के माध्यम से हम इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी के जीवन में बदलाव कैसे आए, कैसे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इस दृष्टि से भी हमें कार्य करने की जरूरत है। और मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ हिमाचल की जनता को कि आने वाले समय में ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ेगी। अभी हमने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें पैसे का एलोकेशन भी कर दिया गया है और उसमें जो हमने गाय के दूध है उसको हमने 6 रुपये बढ़ाकर 45 रुपये से बढ़ाकर 51 रुपये किया है। और भैंस का दूध जो है वो 55 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये किया है। उसके साथ हमने एक चीज़ और देखी कि कई बार उनको ट्रांसपोर्टेशंस नहीं मिलती है और कोई अपना व्यक्तिगत तौर पर दूध लाकर जो मिल्क फैट के नोटिफिकेशन कलेक्शन सेंटर होंगे वहाँ भी लाकर देगा, 5 किलोमीटर से दूर आकर वहाँ देता अपना व्यक्तिगत तौर से, और उसकी क्वालिटी मिल्क की ठीक होगी तो उसे 2 रुपया एक्स्ट्रा और मिलेगा। जो बात कही थी वो महिलाओं की संख्या जो चुनाव से पहले घोषणा की थी उसमें आपने कहा था कि हर महिला को 18 साल से ऊपर की महिला को मिलेगा, जिनकी आबादी, जिनकी संख्या लगभग 23 लाख बनती है। और अभी तक आप लगभग 23,000 महिलाओं को ही पेंशन उस सुविधा के अंतर्गत ला पाए हैं, जो 1500 रुपये की। लेकिन अभी जो आपने बात कही है कि हम उसमें बढ़ोतरी करेंगे और महिलाओं को उसमें शामिल करेंगे, चरणबद्ध तरीके से करेंगे, ये उन्हें बात कही है। 21 साल से ऊपर की बात कही है शायद मेरे ख्याल में। लेकिन मेरा इसमें ये कहना है कि ये सारी बातों का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। सारी योजना आपने बदल दी हैं और सारी योजनाओं के साथ साथ में जो आपने जो गारंटीज दी हैं चुनाव से पहले, उनका आपने इस बजट में जिक्र करना ही छोड़ दिया है। इसका मतलब कि आपके हाथ खड़े हो गए। एक बात और भी उन्होंने स्वीकार की है कि ये वर्ष जो है इस बार का 2025-26 का ये वर्ष फाइनेंशियल ईयर जो है बहुत क्रिटिकल है, बहुत संकट भरा हुआ है आर्थिक दृष्टि से। और जहां आप 3 वर्ष के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल को दोषी ठहरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो ऋण लिया गया उसका जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छा होता कि आप इस तीसरे बजट में जो ऋण आपने हिमाचल प्रदेश में
सरकार बनने के बाद व्यवस्था परिवर्तन के अंतर्गत 3 वर्षों में लिया, उसका भी जिक्र करते तो मुझे लगता कि अच्छा रहता। और उनको ये मालूम होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर सही मायने में शुद्ध ऋण की अगर बात करते हैं तो हमने सिर्फ 19,600 करोड़ रुपए का ऋण लिया था। और उसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस का ऋण जो है लगभग 50,000 करोड़ रुपए का जो ऋण छोड़ करके गए थे, उसमें से 39,000 करोड़ रुपए की देनदारियां ऋण की और ब्याज की चुकता की है कांग्रेस सरकार की। ये भी उनको इस बात का भी आभास होना चाहिए। ये आंकड़े पर मुझे लगता है कि विस्तार से हम थोड़ा अगर कल बोलने का मौका मिलेगा तो उस वक्त भी हम बात करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे कहने का अभिप्राय, दिशाहीन बजट और दिशाहीन सरकार और दिशाहीन नेतृत्व, विजनलेस आज की स्थिति इस प्रदेश की बन गई है। कहाँ ये प्रदेश जाएगा? प्रदेश का हर व्यक्ति, हर नागरिक आज चिंतित है और परेशान इस बात से कि क्या होगा उनका भविष्य, क्या होगा उनके बच्चों का भविष्य। इस बात को लेकर के पूरा हिमाचल आज चिंता में डूबा हुआ है। मुझे सिर्फ आज के बजट अभिभाषण पर जो है इतनी ही बात कह करके अपनी